अस्सलामुअलैकुम। आज हम साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे एग्जाम में हमको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर किस तरीके से लिखना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कितने लेसन हमें पढ़ने हैं और कितने लेसन में से कितने मार्क्स का आ रहा है। चलिए हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेसन हमारे कितने थे, 32 थे, जिसके अंदर TMA में हमारे 13 लेक्चर हो चुके। हमको ये नहीं पढ़ने, यानी कि जो ये TMA के लेसन है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, एटम एंड मॉलिक्यूल, मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, ये वाले लेक्चर, इस साइड वाले लेक्चर जितने भी हैं जो हमने लेसन पढ़े थे उनको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कौन से आएंगे, ये देखिए, एग्जाम में आएगा 60% जो हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन के बचे हैं 19 लेक्चर, 19 लेक्चर हमारे एग्जाम में आएंगे, जिसका पहला लेक्चर क्या है, मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ना है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है लेसन नंबर हमारा 5। फिर लेसन नंबर हमारा 6 क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेसन नंबर हमारा 7 क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि आपको टोटल कितने लेसन पढ़ने हैं, 19 लेसन पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब वो कौन से पढ़ने हैं, वो इस साइड वाले पढ़ने हैं। इस साइड वाले जितने भी 19 लेक्चर हैं वो आपको क्या करना है, पढ़ने हैं। अब हमको इसके अंदर क्या देखना है, हमको लेक्चर ये देखना है इन लेक्चरों के अंदर कि कौन सा लेसन कितने मार्क्स का आ रहा है। मान लेते हैं किसी बच्चे को पूरे के पूरे लेसन याद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है पहले हम उसको तैयार कर लेंगे ताकि हमारे ज्यादा मार्क्स क्या हो सके, कवर हो सके। चलिए अब हम देखते हैं इसका पैटर्न। देखो मॉड्यूल 1 के अंदर मेजरमेंट इन साइंस कितने मार्क्स का है, ये हमारा 4 मार्क्स का। ये हमारा मॉड्यूल 1 के अंदर मेजरमेंट इन साइंस जो है वो हमारा 4 मार्क्स का आ रहा है, ठीक। अब मॉड्यूल 2 ये क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब ये ध्यान देना है, मैटर इन अवर सराउंडिंग में जो दूसरी साइड वाले मैंने बताए थे लेसन सिर्फ वही पढ़ने हैं, और वो लेसन में से कितने मार्क्स का आ रहा है, 22 मार्क्स का आ रहा है। यानी कि मॉड्यूल 2 आपका सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है। तो जो समझदार बच्चे होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा का आ रहा है उसको कवर करेंगे ताकि हमारा क्या हो सके, सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके और एग्जाम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। फिर हमारा मॉड्यूल 3 कितने मार्क्स का आ रहा है, 7 मार्क्स का। मॉड्यूल 4 कितने मार्क्स का आ रहा है, 15 का। मॉड्यूल 5 कितने मार्क्स का आ रहा है, 15 मार्क्स का आ रहा है। और ऐसे ही मॉड्यूल 6 कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का आपको ये आ रहा है। फिर ऐसे ही मॉड्यूल 7 ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 12 मार्क्स का। अब हमने क्या किया, जो पहले सिलेबस देखा, फिर सिलेबस को हमने बांट लिया कौन कौन से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। अब एक चीज हमारी रह गई, अब वो क्या रह गई, क्वेश्चन के पैटर्न रह गए, यानी कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा है। यानी कि 1 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कितने हैं, ठीक, ये सारे आज अब हम देखेंगे। इसको देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, MCQ। MCQ कितने मार्क्स का है, MCQ है हमारा 1 मार्क्स का और 17 क्वेश्चन है। यानी कि 17 क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ, जिसमें आंसर आपको गिवन होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ टिक लगाना है सही वाला कौन सा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 17 मार्क्स हो गए, 17 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। तो ये पहला पार्ट में हमने कर लिया MCQ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा उसको हम 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया हमारा, 20। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हमारे 10 आएंगे और 2 मार्क्स का 1 होगा, तो 20 मार्क्स के हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर आता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आएगा सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा ये आपको, और कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा।
अब इस एक क्वेश्चन में जो 5 मार्क्स का होगा उसके सब पार्ट्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स और होंगे छोटे छोटे, उनको आपको करना है, वो सारे के सारे पार्ट्स 1-1 मार्क्स के होंगे। तो टोटल एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का हो गया। चलिए, तो ये इस तरीके से हम मार्किंग करी हमने। टोटल 28 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 42 मार्क्स के हो गए, यानी कि एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप 5 वाले 2 वाले, ये सारे क्वेश्चन हमने मिला लिए। ये सारे क्वेश्चन कितने हैं? 28, और जिनकी मार्क्स कितने हैं? 42। अब देखिए नीचे, अब आता हमारा VSA। VSA मतलब वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर हमें इसके लिखने हैं। अब इसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। अब वेरी शॉर्ट का मतलब है या तो 1 वर्ड में आंसर लिखना होगा या आपको 1 लाइन में आंसर लिखना होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना। अब वेरी शॉर्ट आंसर जो है हमें 6 क्वेश्चन हमको गिवन होंगे, ठीक है, और ये 2 मार्क्स का होगा। 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 12। जिसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 12 हो गए। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट आंसर। पहला क्या था? वेरी शॉर्ट आंसर। दूसरा क्या था? शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के कितने क्वेश्चन है? 7। कितने क्वेश्चन है? 7। और कितने मार्क्स का है ये? 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? जो शॉर्ट आंसर है आपको कम से कम 2 लाइन में तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अब 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके? 21 मार्क्स हो गए। अब हमारा एक और बचा, ये क्या है? लॉन्ग आंसर। अब लॉन्ग आंसर में मिनिमम आपको कम से कम 8 से 10 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी, या 1 पेज आपको उसमें लिखना पड़ेगा लॉन्ग आंसर में। अब ये कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर के अंदर, और जिसके मार्क्स क्या है? 5, ठीक है, टोटल कितना हो गया? 10। तो ये वाले टोटल आएंगे 15 क्वेश्चन, जिसके मार्क्स हो गए 43। अब हम टोटल देखें, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? तो टोटल क्वेश्चन आएंगे हमें 43। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 43 हमारे टोटल क्वेश्चन आएंगे, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स हो गए हमारे 85। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ क्वेश्चन 43 होंगे और उनकी मार्किंग होगी 85, और उसके अंदर एमसीक्यू कितने होंगे? 17 क्वेश्चन होंगे। देखो दोबारा से, एमसीक्यू कितने होंगे? 17 क्वेश्चन होंगे, जो 17 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से पूरा पैटर्न आपको दे रखा है। अब जब आप जाएंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? कोड। क्या देखना है आपको? पेपर कोड। आपने जो आप एग्जाम में आपने पेपर कोड डाला, सही डाला या नहीं डाला आंसर शीट के अंदर, जो आप पेपर ले रहे हैं उस पे सही कोड पड़ा है ये नहीं पड़ा है, ये काम किसका है? ये काम है आपका देखने का, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम मार्क्स 85। थ्योरी 15 मार्क्स किसके हैं? प्रैक्टिकल के हैं 15 मार्क्स, यानी कि आपको क्या करने हैं? 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वो इंटरनल होता है। 85 के आपको फाइनल एग्जाम में देना होता है। और इसकी टाइमिंग कितनी है? 2.5 घंटा। कितनी टाइमिंग है इसकी? 2.5 घंटा। अब हमने क्या किया? सबसे पहले सिलेबस को देख लिया, तो सिलेबस क्या है, फिर हमने उसके बाद देख लिया सिलेबस में से कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है, फिर हमने उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट सैंपल पेपर की तरफ। अब हम देखते हैं सैंपल पेपर हमारा क्या है। देखिए ये सैंपल पेपर है हमारा। शुरू से मैं आपको सिखाता हूं इसको। देखो सबसे पहले मैंने बताया था इसके अंदर आपको क्या देखना है? पेपर कोड। पेपर कोड क्या है इसका? साइंस का 212। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 85, ठीक है। टोटल टाइम क्या होगा? 2.5 घंटे का। अब इसके अंदर जो नोट लिखा है ये आपको अच्छे से पढ़ना है ना। नोट क्या लिखा है देखो, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 43 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है टोटल? 43 क्वेश्चन क्या हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हैं। अगर नहीं है तो आप अपने क्लास के अंदर जो टीचर उसको बोलें सर मेरे में 2-3 क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि 43 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं। अगर कम करेंगे तो उसके मार्क्स फिर आपके कटेंगे। सारे के सारे कंपलसरी हैं,
फिर तीसरा देखिए, मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स गिवन हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसके क्वेश्चन के आगे मार्क्स आपको गिवन होंगे, हर एक क्वेश्चन के आगे। अब पेपर जो है आपका वो 2 पार्ट्स में है, 2 सेक्शन में, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। ध्यान रखना, पेपर आपका किस में डिवाइड कर दिया है, 2 सेक्शन के अंदर, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 17। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी। ए में कितने क्वेश्चन है, 1 से लेके 17 क्वेश्चन, ठीक। फिर बी में क्या है, 18 से लेके 28 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स के हैं। ऐसी सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 टू 34, ये कैसे हैं, वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 टू 41 देखिए, ये कैसे हैं, शॉर्ट है, 3 मार्क्स के हैं। आपको पूरी मार्किंग समझ में आ गई, इसके नोट्स हमको एक एक चीजें पढ़नी है। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में 1 टू लेके 17 क्वेश्चन है, सारे कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के हमारे ये क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, अ स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूजफुल, यानी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो यूजफुल हो, कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखो, पहला क्या है, रेलिवेंट, ये भी होना चाहिए। दूसरा क्या है, कन्वीनियंट, ये भी होना चाहिए। तीसरा क्या, वेल डिफाइंड, ये भी होना चाहिए। तो इसका जब तीनों सही है, डी के ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें क्या है, तीनों के तीनों ये सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा देखिए एमसीक्यू, डिराइव एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब आपको क्या निकालना है, एसआई यूनिट ऑफ पावर आपको निकालनी है। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, ये आपको निकालनी पड़ेगी, पढ़ा होगा आपने क्लास के अंदर, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी स्क्वायर मीटर सेकंड क्यूब, ठीक है, पर सेकंड क्यूब, ये आपका हो गया एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब है, अ कंपाउंड फॉर्म्स बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। जो कंपाउंड है हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वो क्या बनाता है, यानी कि एक कंपाउंड फॉर्म्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो कौन सा है, तो वो है हमारा आयोनिक कंपाउंड। कौन सा है, आयोनिक। अब इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको सब मिल जाएंगे। देखिए, द रीजन ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड, तो रीजन ऑफ बॉन्डिंग यानी कि आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो रीजन है वो क्या है, वो है अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को क्या रखते हैं, चिपका के रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसमें और ये ध्यान रखना, इसमें 2 पार्ट है, या तो आप ये करेंगे या ये करेंगे, या तो आप पहला पार्ट करेंगे या इसका दूसरा पार्ट करेंगे, आप दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, या तो आप इसका 1 पार्ट करेंगे या सेकंड पार्ट, इसमें और लिख रहा है, या आपको ऑप्शन दे दिया गया है, चूज 1 पार्ट या चूज 2 पार्ट, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो आप इसके अंदर करिएगा। अब आता है आपका चौथा, अ सब्सटेंस विच हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसकी बहुत हाई क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जो पानी के अंदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। एंड हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, प्रोबेबली हैज व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड वो बनेगा, कौन सा बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड। चलिए, विच कंपाउंड हैज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, इसका आंसर भी आपको मैं दिखा दूंगा एक एक करके, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टेबल, कौन सा एलिमेंट है जो स्टेबल है, एंड जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, और जनरली वो कंपाउंड नहीं बनाता। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो स्टेबल है और जनरली वो कंपाउंड नहीं बनाता, तो वो क्या है, वो है हमारा नियोन।
कौन सा एलिमेंट है वो? नियॉन एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड टू इम्पल्स। ये सब आपने पढ़ा होगा, इम्पल्स जो होता है वो क्लोजली मोमेंटम होता है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा लॉ पूछ रहा है। हमने क्या पढ़ा था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है, वो आप देख लो कहां लिख रहा है, अपोजिट रिएक्शन देख लो। तो इसमें अपोजिट सिर्फ एक ही में है, अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट रिएक्शन एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आंसर आपको गिवन नहीं, अच्छी बात है, सिर्फ आपको देखना कौन सा सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है? किलोवाट एनर्जी की यूनिट नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा, बीच में नॉट लग रहा है। अब आप एनर्जी की यूनिट मत लिखिए आइएगा, ठीक है। एनर्जी की यूनिट तो जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट आवर भी है। तो तीनों एनर्जी का भी आप ऊपर जूल पे क्लिक करिए, ठीक है। लेकिन पूछा क्या इसने? नॉट। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि समझ में आ सके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉय इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉय इज मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी किसी इंसान की? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉय इज मैक्सिमम व्हेन ही इज स्टैंडिंग। जब वो खड़ा होगा तभी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट इट विल पॉजेस। यानी कि अगर किसी बॉडी को हम एक हाइट से छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? आफ्टर इट हैज फॉलन, यानी कि आधी हाइट को गिरने के बाद क्या होगा? हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप। अ पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप। किसी भी ब्लड ग्रुप का वो है, यानी कि मैं हूं, मुझे अगर किसी से खून चाहिए, वो कोई सा ही ब्लड ग्रुप का हो, तो हर ऑन ब्लड ग्रुप इज, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होना चाहिए? यानी कि मैं किसी भी इंसान से खून ले सकता हूं, तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा जो हर किसी से खून ले सकता है, हर किसी से ब्लड वो ले सकता है। तो मेरा होना चाहिए ए बी वाला जो वो होता है, वो किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम इसको दोबारा देखेंगे। अ पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप। अ पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन किसी से ब्लड को रिसीव कर रहा है, हैविंग एनी ब्लड ग्रुप, उसका कोई सा भी हो, तो उसका कौन सा ग्रुप होना चाहिए? ए बी। उसका कौन सा होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। जेनेटिक डिजीज में नाउ बी क्योर्ड बाई। जेनेटिक डिजीज पढ़ा होगा आपने, में नाउ बी क्योर्ड बाई क्या होता है? जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी। क्या हो गया? जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी। अब इसमें भी क्या लिखा हुआ है? और, यानी कि या तो आप ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अ चाइल्ड विल बी मेल बिकॉज ऑफ। जो बच्चा है वो मेल होगा, क्यों होगा? और बच्चा है फीमेल होगा तो क्यों होगा? ये आपको क्वेश्चन बताना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो, मेल और फीमेल का हम कैसे पहचान करते हैं? मेल और फीमेल की पहचान होती है उसके क्रोमोसोम पे। इस पे? जाइगोट के क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं जाइगोट के अंदर, उसमें हमें देखना है वो कैसे होते हैं। एक्स और वाई, ये ध्यान रखिएगा, जब एक्स और एक्स मिलेंगे तो क्या होगा? बॉय होगा, सॉरी गर्ल होगा, ठीक है। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या होगा? बॉय पैदा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अ चाइल्ड विल बी मेल, यानी कि लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्या होगी? वाई क्रोमोसोम इसके अंदर होना जरूरी है। वाई क्रोमोसोम क्या है? उसके अंदर होना जरूरी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी। अब देखो, इसमें भी और लग रहा है। अब इसमें भी आपको एक पार्ट करना है, या ये करो या फिर ये करो।
In which one of the following types of asexual reproduction does the parent give rise to new individual and lose its own identity? asexual reproduction मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है? asexual reproduction में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वायरिंग एसटीडीज। एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ये आपको बताना है ऐसा कौन सा मेथड हम यूज करें जिससे वो डिजीज एक इंसान से दूसरे पार्टनर पे ना पहुंचे, ठीक है। तो उसका क्या होगा? ऑप्शन बी, डेट इज कॉन्डम्स, ठीक है। अगर हम इसका यूज करेंगे तो जिससे उससे क्या होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होगा एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के बीच नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2,4। हाउ मेनी बॉन्ड्स वन कार्बन एटम? कार्बन एटम को कितने बॉन्ड्स चाहिए बनाने के लिए कंपाउंड? तो आंसर क्या हो गया? इसका 4। आंसर क्या हो गया? इसका 4। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट या तो आप पहला सॉल्व करोगे या फिर आप दूसरा सॉल्व करोगे। दूसरा क्या है? द केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो ये रिएक्शन है, ये क्या है? मीथेन, ये क्या है? क्लोरीन। अब इसमें ये जो सब्सटेंस बनेगा वो आपको बताना है। तो ये जो बनेगा वो बनेगा CH3HCl, CHCl3, हाँ CHCl3 प्लस में HCl, ये सब्सटेंस बनेगा। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा C, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 14। चलो हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं हम? 15 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको एक इमेज गिवन है, ठीक है। द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन कंपाउंड नोन एज ईथेन। किसकी है? ये ईथेन की है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H426। तो C2H6, ये क्या हो गया हमारा? ईथेन। विच ऑप्शन एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ ईथेन? अब ईथेन का कौन सा? देखो कंटेंट 2 कार्बन, कंटेंट 2 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कनेक्ट द कार्बन एटम। तो इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया बी, सिंगल, ये इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है। अब बहुत से देखो 17 क्वेश्चन है एमसीक्यू, 17 के 17 तो आसान नहीं आएंगे। 17 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके ऑप्शन सिमिलर होंगे, आपको लगेगा कि सारे सही हैं, जबकि आपको क्या चुनना है? उसमें से बेस्ट जो सबसे सही होगा वो आपको चुनना है, ठीक है। तो इसलिए 15 का आंसर क्या हो गया? बी। अब ये देखो, द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, ये आपको बताना है। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एल्काइंस। अब इनमें से एल्काइंस कौन सा होगा? तो एक तो ये होगा, एक ये होगा। तो इसमें कौन सा है? AD। ये AD क्या है हमारे पास? एल्काइंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कितनी अच्छी तरीके से मैंने समझाया था आपको। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन को। लेकिन जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को उसके अंदर छोड़ देते हैं तो ओजोन लेयर के अंदर होल होने लगता है, फिर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगता है, जिससे तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आते हैं। ये सारी चीज हमने पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ऐसे ही इसमें एक और का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है? और का ऑप्शन है। What is the lowest intensity of sound that, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जो मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी है जो एक इंसान सुन सकता है वो कितनी है? 20 डेसिबल। अब देखो यहां तो मिनिमम दे दिया, अब मान लो फाइनल एग्जाम में लोवेस्ट की जगह दे दे हाईएस्ट, लोवेस्ट की जगह दे दे क्या? हाईएस्ट। तो कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000 डेसिबल। ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 17 क्वेश्चन।
नॉट कंप्लीटली अंडर ह्यूमन कंट्रोल, मतलब वो इंसान के कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर में भी पॉसिबल, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, आंधी आ गई, ठीक है, कहीं से क्या कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, तो नेचुरल डिजास्टर है, उसको किस तरीके से रोका जा सके वो हम कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ तरीके अपना सकते हैं। पहला क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाँ, अगर मान लो कहीं से तूफान आने का खतरा है तो हम उस इलाके में बोल देंगे आप यहां से शिफ्ट हो जाओ, यहाँ तूफान आने का खतरा है। तो पहला क्या है, सही। हैविंग प्लान्स टू लीव एट द राइट टाइम, हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे सही टाइम पे उसको छोड़ने के लिए, ये भी ठीक है। बिल्डिंग शेल्टर नियर होम, क्या हम उसी घर के बराबर में कोई दूसरा घर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जब वहीं पर तबाही आनी है तो वो घर कैसे बच जाएगा, तो ये सी गलत हो गया। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। अब ये हमारे एमसीक्यू के, अभी एक एमसीक्यू और रह गया जिसमें और लिखा हुआ है, हरमन ऑब्जर्व दैट द पॉन्ड्स ऑफ हिज विलेज वर फुल ऑफ ग्रीन स्कम एंड फिश वर डाइंग, ही लुक फॉर फीड in the neighborhood where fertilizer were being used and reported to the authorities to prevent any runoff from there. Which phenomena was causing this? बताओ, ये फिनोमिना हमने पढ़ा था, ये बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था, इसका आंसर क्या आएगा, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, अब हमने क्या कर लिए, 17 के 17 एमसीक्यू हमारे हो गए। 17 के 17 क्या हो गए हमारे, टोटल 17 एमसीक्यू थे, वो हमने पढ़ लिए। एक बार मैं 17 एमसीक्यू के आपको आंसर भी दिखा देता हूं। देखो, पहले हमने लगाया था ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये भी ठीक है, आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, ये सारे के सारे आंसर दिए हैं और आपको भी मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक, वाई क्रोमोसोम्स होता है, बाइनरी फिजन्स होता है, 20 डेसिबल, डी। इसका आंसर डी आएगा, यूट्रोफिकेशन। इसका आंसर क्या आएगा, डी, यूट्रोफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन आएगा, इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर देंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होंगे उसके, सिमिलर होंगे, तो आपको क्या देखना है, बेस्ट देखना है। यानी कि देखो, यूट्रोफिकेशन में आपको समझा देता हूं, मान लो कोई ये क्या है, एक लेक, ठीक, एक ये पॉन्ड है, इसमें गिवन क्या है, डेट द पॉन्ड्स ऑफ हिज विलेज वर फुल ऑफ ग्रीन स्कम एंड फिश वर डाइंग, ही लुक फॉर फील्ड इन द नेबरहुड वेयर फर्टिलाइजर वर बीइंग यूज्ड एंड प्रोपेड अथॉरिटी। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले कितना था, ये पूरा क्या था, भरा हुआ था तालाब हमारा पानी से। अब हरमन ने क्या, ये क्वेश्चन में समझा रहा हूं, हरमन ने क्या ऑब्जर्व किया, बराबर में खेत है बहुत सारे, वहां से फर्टिलाइजर आ रहा है। फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो आ रहा है, ठीक है। वो जो फर्टिलाइजर यहाँ से आ रहा है तो वो तालाब के अंदर जाता है, तो वो यहाँ जमा होने लगता है, वो यहाँ जमा होने लगता है। तो ऐसे ऐसे हमारा, जब ये पूरा देखो हमारा ये पूरा भर गया फर्टिलाइजर से, सेडिमेंट से, पत्थरों से, सिर्फ पानी हमारा इतना सा रह गया, फिर और आएगा तो और यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही तालाब क्या हो जाता है, दलदल बन जाता है और पूरा का पूरा पानी सूख जाता है और मछलियां क्या होती हैं, मरने लगती हैं। ये देखा, और इसका आंसर क्या हो गया हमारा, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 17 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 18 देखो, अब 18 से 27 क्वेश्चन नंबर 18 टू 27 कितने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, मैच करना है आपको, यानी कि जो 1 है वो किससे मैच कर रहा है, 1 कर रहा है आपका Q से मैच, सीधा सीधा। 2 किससे मैच कर रहा है, 2 कर रहा है आपका R से मैच, यानी कि 10 माइक्रोग्राम। तो 10 माइक्रोग्राम किसके बराबर होगा, 10 टू की पावर 5 माइनस 5 ग्राम। ठीक है, 1 GM किसके बराबर होगा, 10 की पावर 3 MM। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसके मार्क्स हमारे आगे लिखे हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय गिवन ऑप्शन। कितने मार्क्स का है ये भी,
एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब इसमें देखो इस टाइप से आएगा, अटेम्प्ट एनी 2, क्या करने हैं आपको, 2 करने हैं, और पार्ट्स कितने गिवन है, 4। देखो कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, ये 4 पार्ट्स आपको गिवन हैं, लेकिन आपको कितने करने हैं, सिर्फ 2 पार्ट, चारों नहीं करने हैं। अगर चारों कर आओगे आपको और 2 गलत 2 सही तो टीचर मार्क्स नहीं देगा, तो इसलिए आपको चारों नहीं करने, सिर्फ 2 करने हैं। तो जो इस पर लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ने हैं, अटेम्प्ट एनी 2, तो इन 4 में से कोई 1-2 करने हैं। और ऑप्शन आपको ये दे दिया, नाइट्रोजन 3, 4, 5 हाइड्रोजन कोवलेंट आयनिक बॉन्ड, इसमें से छाट के लिखना है। द मास नंबर ऑफ एन विच है 7 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो क्या होता है, वो होता है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है वो आपका नाइट्रोजन। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल शेप ऑफ एटम ऑक्सीजन क्या है, 6 हो गए, सिर्फ 2 ही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। देखते हैं, नाइट्रोजन और 6। चलो अब आता है हमारा 20 क्वेश्चन। देखो, राइट ट्रू और फॉल्स, क्या करने हैं आपको, ट्रू और फॉल्स। 20 क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स करने हैं आपको। और एक क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का, और इसमें भी क्या गिवन है आपको, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, तो आपको सारे नहीं करने हैं। कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, सारे पार्ट्स आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसमें आयनिक कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। भाई इसका आगे फॉल्स लिख दो। सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रॉन्ग। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था, हमने पढ़ा था सिल्वर, क्या होता है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो कितने करने, 2, आपको सिर्फ इतने ही करने हैं, एग्जाम में इससे आगे नहीं करने, या इन 4 में से कोई भी 2 वो करने हैं, जरूरी नहीं है पहला दूसरा करो, आपको जो आता होगा सिर्फ वो 2 करने हैं, ट्रू या फॉल्स, सिर्फ इतना करना है। अब इसमें क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, OH आयन, देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, ये ठीक है ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है, ये आपको चारों नहीं करने हैं, आपको कितने करने हैं, जल्दी बताओ, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करने हैं, चारों नहीं करने। अब जो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको ऑप्शन नहीं गिवन, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, दोनों करने हैं और 2 मार्क्स के हैं। देखो क्वेश्चन में ये गिवन दिया है आपको, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो इट। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन देखना है, इस पैसेज के बेस पे उसका आंसर देना है। ये तो और भी अच्छा है ना, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी कर देगा। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब कंस्टिट्यूटेड मेड बाय माउथ, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, द ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। ये सब मैंने पढ़ाए थे, है ना, salivary glands, liver and pancreas and the alimentary canal from the digestive system. The process of digestion requires enzyme present in the digestive juice secreted by the organs of digestive system. पहले आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक एक लाइन क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अब इस बीच हमने 20-22 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको फौरन घड़ी के अंदर टाइम देखना है कि 2.5 घंटे का पेपर है, अभी हमारा आधा पेपर क्या 1.5 घंटे में हुआ या 1 घंटे में हुआ या नहीं। अगर आप यहाँ से 2 घंटे में पहुंच पाए तो आपको स्पीड बढ़ा देनी है, ये भी ध्यान रखना है। 2.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट भी करना है, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ आप आधा ही पेपर कर पाए 2.5 घंटे में, तो इसलिए। और आपको ऐसा भी ना हो जल्दबाजी में आप गलत कर दें, तो दोनों चीज को मेंटेन करके बैलेंस करके चलना है। इसलिए आप टाइम टू टाइम क्या पूछते रहें अपने टीचर से, घड़ी में टाइम देखते रहें या टीचर से पूछते रहें। देखो ये आपको दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने पढ़ चुके थे। अब इसने पहला पार्ट क्वेश्चन क्या है, द ओसोफेगस और द फूड पाइप, ये आ गया। बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन इट्स वॉल पुशेस द फूड इनटू द स्टमक, यहां से खाना आता है नीचे, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था क्या बोलते हैं, पेरिस्टेमिक मूवमेंट, पेरिस्टाइटिमिक मूवमेंट, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा, एन इनकम्प्लीट इक्वेशन, ये इनकम्प्लीट इक्वेशन आपको कंप्लीट करनी है। सलाइवा और स्टार्च, मैंने बताया था ये आपका किस में होता है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा और स्टार्च मिलकर किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर। कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर क्या कर देते हैं,
आपको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल शुगर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। ये शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन किसमें? सिंपल शुगर के अंदर। शुगर के अंदर तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? सिंपल शुगर के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स। चलिए अब आप देखिए इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 22। रीड द अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है। मैंने एक पैसेज करा दिया, अब ये पैसेज कराने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा बहुत लंबा पेपर है, आपको पूरा का पूरा पेपर समझाना पड़ेगा। अब एक पैसेज, अब ये भी क्या है? पैसेज। अब इसको पढ़ना है और इसमें से आंसर देखना है, इसको पढ़ना है, इसमें से आंसर देखना है, ठीक है। ये भी कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। चलिए हम 23 की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, ये आपको नहीं करना है, कभी आप करिए आओ। ये किन के लिए है? ये क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए है जो सही से देख नहीं पाता या फिर जिसको दिखाई नहीं देता है। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अब क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास ट्रू और करेक्ट फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने, ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा था IUPAC नेम ऑफ C2H6 इज इथीन। एथीन है, अभी तो हम पीछे पढ़ गए थे इथेन। तो ये क्या हो गया हमारे पास? हो गया। अब इसमें भी Any2 करने हैं, इसमें भी क्या करने हैं? Any2। क्वेश्चन लिख रहा है अटेम्प्ट Any2, तो इसलिए आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन करने हैं, चारों नहीं करने हैं। अब देखो बोल रहा है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 इज लाइकली टू बी अ मेटल। क्या ऐसा हो सकता है किसी एलिमेंट्स के पास 9 एटम हो और वो मेटल कहलाए? बताओ आप, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्या है? ये फॉल्स हैं, ठीक है। नाइन एलिमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। और नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। कैल्शियम कार्बाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या हो गया? ट्रू। लेकिन हमको क्या करने हैं? सिर्फ 2 करने हैं, ये ध्यान रखना है। हमको कितने करने हैं? 2 करने हैं, हमको सारे नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 क्या करना है? मैच करने हैं। क्या करने हैं? मैच कॉलम। मैच वाला हम एक पढ़ चुके थे, आप कहो तो कराऊं या कहो तो ना कराऊं, वैसे मैं करा देता हूं क्योंकि आपको हम ये करा भी चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सेम आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के मैच करने के लिए, आपको मैच करना है। एक में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 से कॉलम 2 में देखना सही आंसर क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड। ये आपको मैच करना है। और देखो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसका आंसर, पहले का P दूसरे का Q, हमने यही मिलाया था, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले का P दूसरे का Q, इसका मतलब अभी तक हम क्या जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। अभी तक हम क्या जा रहे हैं? बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलो अब हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन है, इसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। अब जरूरी नहीं है आप सारे करो, 2 करो। तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इज द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज, क्या होता है? बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था बायो मैग्निफिकेशन, यहां लिख देंगे बायो मैग्निफिकेशन। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, जब भूकंप आता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कौन से स्केल से मेजर करते हैं? हमने पढ़ा था रिचटर स्केल। कौन सा स्केल था? रिचटर स्केल। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? रिचटर स्केल। देखो इसके इस वाले का आंसर नहीं लिखा है मैंने, चाहूं तो मैं लिख दूं, लेकिन इसका आंसर सारे पीछे दे रखे हैं, ठीक है। ये रहा बायो मैग्निफिकेशन, रिचटर, तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है।
चलो अब फिर से क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 क्या आ गया, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 26, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें भी दो करने हैं, या ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या करना है, दो, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखो, द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज अनडायरेक्शनल। फूड चेन अनडायरेक्शनल है एनर्जी, हाँ कहीं भी कोई भी किसी को खा सकता है, तो क्या हो गया, अनडायरेक्शनल हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया, ट्रू। सुनामी ऑकर्स ड्यू टू क्लाउड बस्ट, क्या सुनामी क्लाउड बस्ट के जरिए आती है, बताओ आप। सुनामी क्लाउड बस्ट के हमने तो नहीं पढ़ा, सुनामी तो समुद्र में आती है, बादल फटने से थोड़ी आएगी, ठीक है। तो सुनामी ये क्या हो गया, फॉल्स। अब दो ही करने हैं, आप चाहो तो यही छोड़ देना, आप चाहो तो यही छोड़ देना, क्योंकि आपसे जो दो आते हैं वही आपको क्या करने हैं। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, न्यूमेरिकल। ये आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं कैसे आपको ये अटेम्प्ट करना है। देखो ये आपको एक, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आपको इस बार ये अच्छा है कि आपको पैसेज में वो पहले दिया हुआ है, आपको उसी में से क्वेश्चन छांटना है। अब देखो जैसे कि ये नहीं भी आता तो आपको पता है मास जो है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, कहीं भी हो, मास क्या होता है, सेम होता है। वेट चेंज होता है, वेट क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि वेट में क्या लगता है, ग्रेविटी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। इस वजह से मास तो जहां होगा वहां सेम होगा, लेकिन ग्रेविटी क्या होगा, वेट क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से कम होगा। देखो जैसे कि मान लो किसी का वेट है आपका 1000, कितना है, मान लो 600 है। अगर वो चांद पे जाएगा तो चांद पे उसका वेट क्या हो जाएगा, उसका 6 गुना कम कर दो तो 100 किलो ही रह जाएगा, समझ गए। 600 न्यूटन से कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन उसका वेट रह जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, चांद पे जाने पे वजन क्या होता है हमारा, कम हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ये 1 से लेके 4 क्वेश्चन है हमारे, चारों हमें करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। कितने करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। अब कितने मार्क्स का है, देखो 2 मार्क्स का है। अब इसमें से कोई से भी 2 मार्क्स का। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो उसका जो मास है वो मेजर्ड किया गया अर्थ पे 1800 केजी, क्या उसका जो मास है वो चांद पे कितना होगा। मैंने क्या बताया, मास चाहे चांद पे हो किसी भी प्लेनेट पे हो, मास क्या होगा, सेम रहेगा। तो जब अर्थ पे 1800 केजी मास है तो मून पे भी क्या होगा, 1800 केजी मास होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, व्हाट इज कंबाइंड वेट ऑफ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर ऑन अर्थ। अब इसका जो वेट है वो आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। कंबाइंड वेट ऑफ विक्रम लैंडर रोवर ऑन अर्थ। अब आपको वेट निकालना है। वेट क्या होता है, m इंटू में g, ठीक है। मास कितना है हमारे पास, अभी हमने क्या पढ़ा, 1800, g कितना आ गया 10, तो इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 18,000। तो 2 ही करने थे, 2 हमने कर लिए, क्या हो गया 18,000। अब ऐसे ही है सारे क्वेश्चन। अब इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये होता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, आंसर आपको गिवन है, पीछे मैंने आपको आंसर भी दे रखे। जैसे हमने ये किया ऐसे ही ये करना है, सिर्फ क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं, 1 से लेके 7 पार्ट्स गिवन है, लेकिन आपको कितने करने हैं, सिर्फ 5, सारे नहीं करने। आपको कितने पार्ट्स करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट्स आपको करने, सारे पार्ट्स इसके नहीं करने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Which one example of each, या तो ये करो या ये करो। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया हमारा। कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ। अब इन दोनों में से क्या देना है, मुझे एग्जाम्पल देना है, ठीक है। या फिर ये कर दो। चलो हमने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, करने को ऊपर वाले भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन ईजी है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता था, हमने पढ़ा था, एक जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं, किसी भी लोहे के आइटम पे जिंक की कोटिंग करते हैं, या क्या हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने से क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगी,
क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब पॉलिश कर देंगे, जो लोहा है, जो आयरन है, वो पानी के साथ और मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो अपनी केमिकल इक्वेशन भी नहीं होगी और उस पर जंग भी नहीं लगेगी। तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं आयरन की के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, ताकि मॉइस्चर और एयर से उसका कांटेक्ट ना हो सके। और क्यों किया जाता है? जंग को रोकने के लिए किया जाता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कितना इजी था, 2 मार्क्स के अंदर ही आया। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या देने हैं? द नेम्स ऑफ द मेटल। अब आपको इसमें मेटल्स के नाम देने हैं, इसमें भी 2 देने हैं, इसमें भी 2 देने हैं, ठीक है। अब देखो, ग्रुप स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी 2 मार्क्स का है। अब जिसने ये पढ़ी होगी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो तो इसको ये क्वेश्चन कर देगा। जिसने नहीं पढ़ी है नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पीरियड कितने होते हैं इसमें, ग्रुप्स कितने होते हैं? पीरियड और ग्रुप्स बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियड 7 होते हैं, आई थिंक ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाँ देखो, ग्रुप्स कितने हैं? 18 हैं, और 7 कितने हैं? पीरियड। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको याद करना है। कितने ग्रुप्स? 18 ग्रुप। कितने पीरियड? 7 पीरियड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 2 मार्क्स का, ये आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी 2 मार्क्स का है, और इसमें और ऑप्शन दे रखा है, या तो आप ये करो या फिर आप ये करो। अब क्वेश्चन ये बोला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए अर्थ वायर, है ना, नेसेसरी टू अर्थ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यानी कि जो हम अर्थिंग के लिए, जब लाइट आती है तो अर्थिंग के लिए खंबे बनाते हैं, तो अर्थिंग के लिए एक वायर होता है, क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अर्थिंग के लिए इसलिए जरूरी है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो, कहीं से लीकेज हो, तो करंट को क्या कर सके? अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर सके। अगर नहीं होगा तो बहुत तकड़ी क्या हो सकता है? कोई घटना घट सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? अर्थिंग का तार देते हैं। बस ये क्वेश्चन पूछना, खत्म। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये भी कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। और क्या लिखना है? 2 फंक्शन लिखने हैं। अब आपको ब्लड के फंक्शन बताने और लिम्फ के फंक्शन बताने। ब्लड के फंक्शंस बताने और लिम्फ के फंक्शन बताने। देखो, ब्लड के क्या फंक्शन है? मैंने बताया था, ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या करता है? क्लॉटिंग करने के काम आता है। लिम्फ क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ये भी ट्रांसफर करता है। एक लंग्स में ट्रांसफर करता है और एक आपका दिमाग के अंदर ट्रांसफर करता है। ये आपको करना है। हो गया 2 के 2। अब HCl का आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। HCl की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करानी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस मैग्नीशियम, इसके साथ रिएक्शन करानी है। क्या बनेगा ये आपको बताना है। बताओ क्या बनेगा? HCl की, इसमें तो देखो H अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो गया, प्लस क्या बचा? MgCl। MgCl का 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लगा दो 2 और यहाँ लगा दो 2, ये बैलेंस भी हो गई। यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये आपको करना है ऐसे। इसका क्रश एग का मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करानी है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब बेकिंग पाउडर का क्या देना है आपको? कॉन्स्टिट्यूएंट्स देने हैं बेकिंग पाउडर का। दूसरा क्या है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वाई केक और ब्रेड स्वेल्स ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर, राइट केमिकल इक्वेशन। और इसकी आपको क्या देनी है? केमिकल इक्वेशन देनी है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो, ब्लड के फंक्शन, लिम्फ के फंक्शन ये गिवन है। और देखो ये मैग्नीशियम और इसकी रिएक्शन गिवन है, ये हमने करी थी अभी। ऐसी सारी रिएक्शन ये आपको गिवन है। देखो, कलर्ड पाउडर विच बाय द डॉक्टर सपोर्टिंग फ्रैक्चर, केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या है? CaSO4 इनटू में हाफ H2। और ये रिएक्शन जो पूछ रहा था वो रिएक्शन ये वाली, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, GMM अपॉन में R²। कौन सा क्वेश्चन है? 36। देखो 37,
सपोज ये वाला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल में क्या लगेगा, पहले आपको तो अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो लगाना है, फिर इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके आपको आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, द मास सन का गिवन है, ये अर्थ का गिवन है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है और आपको क्या निकाल लेना है, फोर्स निकाल लेना है इन दोनों के बीच जो लग रहा है। सिंपल सा बात है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ये आप कर लोगे आराम से, ठीक है। 38 ये मैंने आपको पढ़ाया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, आपको या फिर ये करना है, ये करना पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियास ग्लैंड, ये बायोलॉजी का आपका टॉपिक है और ये 3 मार्क्स के अंदर आपको आया है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था डायफ्राम, ब्रोंचियोल और विंड पाइप, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना, इसका लिखना नहीं है डायग्राम। कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। डायग्राम का प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से, ये हम कर चुके हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय फूड चेन, अब ये और ब्रीफली डिस्क्राइब है डेट्रियस फूड चेन, ये 3 मार्क्स का है। फूड चेन हम पढ़ चुके हैं। फूड चेन क्या होती है, पेड़ पौधे सन से अपना खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे को कौन खाता है, गाय भैंस बकरी, ठीक है, ये सब खाते हैं। और गाय भैंस बकरी को कौन खाता है, लॉयन, शेर, जयकाल और इंसान भी खा लेते हैं, ठीक है। और लॉयन इन सबको कौन खाता है, इन सबको खाता है कीड़े मकोड़े जब वो मर जाते हैं। तो ये क्या फूड चेन। अब डेट्रियस फूड चेन वाली कूड़ा कचरा वाली जो मैंने आपको पढ़ाया था, केचुए, फिर कचरा, फिर मुर्गी, फिर बाज, ये सब पूरी फूड चेन बनेगी। तो ये 40 नंबर में 3 मार्क्स का आपको ये लिखना है। अब कार्बन साइकिल बहुत अच्छी तरीके से कराई थी मैंने, कोई कार्बन साइकिल लिख कर आनी है। अब कार्बन साइकिल भी है, सल्फर साइकिल भी है, नाइट्रोजन साइकिल भी है। ये 3 साइकिल है, 3 में से कोई एक आ सकती है। जो कार्बन दे रही है हो सकता है सल्फर आ जाए, हो सकता है नाइट्रोजन आ जाए। तो आपको तीनों साइकिल पढ़नी है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर। अब ये आपको रे डायग्राम बनाने हैं, यानी कि फिजिक्स का टॉपिक है चैप्टर नंबर लाइट, ठीक है, चैप्टर लाइट में से आएगा। ये आपको करना है 42 में। आपको क्या करना है, तो रे डायग्राम बनाना है इन सबके, या आपको करना है वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को आपको वर्किंग करनी है। कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का आएगा। कम से कम एक पेज में आपको अगर इसकी लिखनी है तो एक पेज में कम से कम आपको इसकी वर्किंग लिखनी पड़ेगी और इसके रे डायग्राम सबके बनाने पड़ेंगे। तो ये कितने में आएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 5 में से इसके 5 पार्ट करना है, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 43, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने पढ़ा था टोटल 43 क्वेश्चन थे और 85 मार्क्स के थे। अब ये आपको क्या करनी है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स गिवन है आपको, इनको आपको बताना कौन सा किस गिवन। ये बेसिकली किससे है, केमिस्ट्री से। 43 किस में से है, ये आपका केमिस्ट्री में से है, ठीक है। ये आपको इसके अंदर करना है, 5 मार्क्स का ये भी है। अब इसी तरीके से हमने पूरा पेपर देख लिया किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सबसे पहले कोड मैच करना है जो आपको एडमिट कार्ड पर है, फिर टाइम देखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर देखने हैं, ठीक है। उसके अंदर जो नोट गिवन है वो आपको पढ़ने हैं। फिर क्वेश्चन जो पढ़ने से, क्वेश्चन लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, उसमें क्या लिखा, अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 3, या नॉट लिखा है या यस लिखा है, वो आपको देखना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करना है। सारे करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कंपलसरी है। चलिए, ये हमने आज क्या कहते हैं साइंस का कंप्लीट सैंपल पेपर को देख लिया है, किस तरीके से हमको ये पेपर सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम।